नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। आज विपक्षी दलों की बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि इस मामले पर अब बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। आप भी सुने। A CM in Delhi, we have a DM, दोष लगाने वाला मंत्री, a VM, विज्ञापन देने वाला मंत्री, and somebody who is a MM, missing मंत्री. Whenever Delhi is facing any crisis, Mr. Arvind Kejriwal only puts the accusation on somebody else, be it the COVID crisis or be it the floods, and he goes on a political tourism every now and then. Today, when Delhi is facing a rising Yamuna once again, and the level of water has increased in the Yamuna, Mr. Arvind Kejriwal is missing and he's in Bengaluru, and he is spending his time vacationing there and doing politics there, rather than dealing with the situation that is in Delhi. People in the relief camps are not getting the adequate supply of food. They are not getting the supply of basic essentials. They have only been given rupees 10,000 as compensation, which is a joke on them. Those who have lost their house are getting 10,000 rupee compensation. लोकसभा चुनाव 2024 और दिल्ली अध्यादेश को लेकर बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काला अध्यादेश लागू करने का काम किया है। इसका सभी सियासी दलों ने विरोध करने का फैसला लिया है। लोग जा रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार ने दिल्ली के 2 करोड़ जनता के खिलाफ एक काला अध्यादेश पास किया है और मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दलों ने उसका विरोध करने का फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी कल स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस काला अध्यादेश का विरोध करेंगे पार्लियामेंट के अंदर जब राज्यसभा में ये आएगा, और ये स्वागत योग्य कदम है। हम इसका स्वागत करते हैं। आज विपक्षी दलों की मीटिंग में शामिल होने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, हम सारे लोग जा रहे हैं आज बेंगलुरु की मीटिंग में, और आगे का एजेंडा उस मीटिंग में तय होगा कि आगे इस विपक्षी एकता को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे 2024 के लिए तैयारी करनी है, वो सारे विषय बैठक में तय होंगे। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न था, एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए ये काला अध्यादेश है जो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ, दिल्ली की जनता के खिलाफ और लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ लाया गया है। देखिए, मोदी सरकार वहीं मणिपुर में जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से हिंसा जारी है, इस पर इसके बाद ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भावुक अपील की है। चानू, जो कि अभी अमेरिका में है और आगामी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप और एशियन गेम्स की तैयारी कर रही हैं। मीराबाई चानू ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए पीएम मोदी और अमित शाह से अपील की है कि मणिपुर में पहले जैसी शांति लाइए, यहाँ की प्रजा को बचा लीजिए। अभी चल रही लड़ाई 3 महीने होने वाला है, अभी तक शांति नहीं ला पा रही है। ये लड़ाई की वजह से काफ़ी प्लेयर्स को ट्रेनिंग नहीं कर पा रही है और स्टूडेंट को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रही है। कई लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सारे घर जल चुकी है। मणिपुर में मेरा घर है। फिलहाल मैं अभी यूएसए में हूँ। आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं मणिपुर में नहीं हूँ, फिर भी सोचती हूँ, देखती हूँ कि कब खत्म होगी ये लड़ाई। मैं अपील करना चाहूँगी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जी और होम मिनिस्टर जी को जो लड़ाई चल रही है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करे
और मणिपुर की सभी प्रजा को बचा लीजिए और मणिपुर की पहले जैसे शांति जो है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का आज सुबह निधन हो गया है। वो 79 साल के थे। पिछले कुछ महीनों से उनका बेंगलुरु में इलाज चल रहा था। इस बात की जानकारी उनके बेटे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने 2004, 2006, 2011, 2016 की अवधि के दौरान केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। Loss for entire Congress party and the democratic movement of Kerala. Basically, he is a leader of the mass. Basically, he is the leader of the mass. Because without 24/7 hard-working attitude and taking the people in their minds, actually there is no comparison of his work style in nowadays Kerala political situation scenario. So it is a big loss for our party. Actually his health became deteriorated only because of his hard work. He never bothered about taking food on right time. Once he was a chief minister, you know that one Janasamparka program was there. Without food, 24 hours, throughout the night also, he used to sit. Well, he never care about his health. He never care about food. That also one of the reason to deteriorate his health condition. Okay, we are going to take the mortal remains to the Trivandrum, 11 o'clock. There our party is making arrangement. Funeral will be day after tomorrow, I think so. What about the Sonia Gandhi? They are all, because Sonia ji, we didn't inform them. But Rahul Gandhi and Malika Kharge ji and mostly Sonia ji will come here around 10 o'clock. We are very sorry to inform that our senior leader of the country, Mr. Oman Chandy, who is one of the senior most legislator of the country itself, the sitting MLA also, a former chief minister also, has passed away, and his body is here. We are planning to shift him to Kerala immediately, and our leaders will visit him. We all have to visit him. On the schedule and the timing of the meeting, I will let you know within 10-15 minutes. A discussion is going on because a lot of our Kerala leaders are here, and Rahul Gandhi was also representing Kerala, and currently he was also the working committee member. But as for the timing and schedule of the meeting, I will just let you know within few minutes. Anyway, we are very sorry. A great leader with a very utmost experience and his image for his great work, and a very long-standing politician from the student days till today. More than 10 times he has been elected to the उधर सांसद संजय राउत ने विपक्षी एकता पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि ये बैठक विपक्ष की बैठक नहीं, बल्कि इस देश में जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ जो लोग देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, ऐसे प्रमुख राजनीतिक दलों की ये बैठक है। बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा, जो फ्रंट बनेगा उसका नाम क्या होगा उस पर चर्चा होगी। के बाद बेंगलुरु से और अपोजिशन की बैठक में नहीं मानता हूं। इस देश में आज जो तानाशाही, एकाधिकारशाही, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी का कारोबार चल रहा है, पैसों का खेल चल रहा है, उसके खिलाफ जो लोग देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो लोग देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, ऐसे प्रमुख राजनीतिक दलों की ये बैठक, जिसमें कांग्रेस से लेकर शिवसेना और एनसीपी तक लोग शामिल हैं। आज बैठक शुरू हो गया और कल तक चलेगी। 2 सत्र में यह बैठक चलेगी
आज सोनिया गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी ने डिनर भी रखा है, आज भी बैठक में चर्चा होगी और एजेंडा भी सर्कुलेट हुआ है, खास करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसा हो सकता है। दूसरी बात है, ये जो फ्रंट बनेगा उसका एक प्यारा सा नाम हम क्या दे सकते, उसके ऊपर चर्चा होगी। और तीसरी बात है, कॉमन एजेंडा क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा, ये भी बात हो सकती है। सर, शरद पवार जी आज की बैठक में नहीं आ रहे, वो सीधा देखिए, पवार साहब आज नहीं आएंगे, लेकिन कल सुबह वो बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। मेरी उनसे कुछ बातचीत हो गई, बातचीत में उसने कहा। यूपी के बुलंदशहर में आम की खेती कर राकेश त्यागी ने प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी नई पहचान बना ली है। दरअसल स्याना निवासी किसान राकेश त्यागी ने आम की तरह तरह की प्रजाति में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने किसान त्यागी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ऐसे किसान जिले का गौरव हैं। करा है, कौन से आम के लिए आपको सम्मानित किया? दशहरी। कब से आप जो आम की खेती कर रहे हैं? 25 साल से। कितने आपके बागान कितने हैं आम के? 67 बीघे, 67। तो आप जो और किसानों के लिए कुछ बात ऐसी करेंगे जिससे कि किसान और जागरूक होकर आम की खेती? किसान कोई नहीं सुनता ही नहीं किसान। बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। आपके बाग में कौन कौन सी प्रजाति उगते हैं? दशहरी, चौसा, लंगड़ा। कितनी आय हो जाती है इससे? आएगा कोई गारंटी नहीं, फसल के ऊपर डिपेंड करता है कि फसल आपकी कैसी है। अब आय क्या बता दें, एक साल नील होगी तो क्या आय बताएं। उधर यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने और सड़क हादसों की रोकथाम के लिए सुरक्षित वाहन चलाने के प्रति जागरूक करने को लेकर सरकार के द्वारा समय समय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कानपुर देहात में किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक बनाने की कवायद की जा रही है। इसी के चलते आज सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। ये पखवाड़ा 31 जुलाई तक चलेगा, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कवायद की जाएगी और यातायात नियमों के प्रति जानकारी दी जाएगी। यह है कि हम सभी लोग सावधानी पूर्वक अपने वाहनों को चलाएंगे, शराब पी के नहीं चलाएंगे, छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को नहीं देंगे और यातायात नियमों का पालन करेंगे। हमेशा ओवरटेकिंग करते समय भी ध्यान रखेंगे और गाड़ी चलाते समय बहुत फास्ट नहीं चलाएंगे, जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि जो एक्सीडेंट होते हैं असमय मृत्यु हो जाती है, उस समय बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है परिवार वालों को, क्योंकि वो व्यक्ति आगे जीवित रह सकता है एकदम प्रिकॉशन में ले। ड्रिंक करना तो बिल्कुल सख्त मना है। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी ड्रिंक करके ना चलाए, बहुत फास्ट ना चलाए और यातायात नियमों का पालन करें। ये हमारा पखवाड़ा जो है 17 से 31 तक का है। तो हम सभी लोग यातायात नियमों का पालन करते हुए, सभी की जिंदगी को सेव करते हुए, अपनी भी जिंदगी को। सीतापुर के थाना नैमिषारण्य में सोमवती अमावस्या में स्नान करने गए एक दंपति ने एक होटल के पास बैठकर भोजन किया कि तभी एक कार चालक ने कार बैक करने के दौरान उनको जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पुरुष को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसकी पत्नी की स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया है। में थे नैमिष में धर्मशाला, बड़ा सा गेट लगा है, वहाँ पे पेड़ का एक आम का पेड़ लगा है। वहाँ पे सब लोग बैठे थे, गाड़ी 4 पहिए की आई और पहले पीछे में बैक किया, हम लोग बच गए, भागे, फिर आगे को भगाया तो इन लोगों को पूछ लिया। अच्छा, कहाँ से आए लोग? गौरा अर्जुनपुर। ये कहाँ पड़ता है थाना? ये सीतापुर के आगे पड़ता है, पालापुर के पड़ोस में। अच्छा। तो कहाँ आए थे नैमिष में? हम लोग नैमिष से दर्शन करके आ रहे थे, खाना खाने के लिए बैठे थे। वहाँ पे हम लोगों का खाना वैसे ही रखा है। बैक करके भगा गाड़ी? हाँ, गाड़ी आगे करके भगा, आगे से जड मार दिया इन लोगों के।
मुरादाबाद के बिलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नवनियुक्त सीएमओ ने औचक निरीक्षण किया। नवनियुक्त सीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और महिला अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण करते हुए देखे गए। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील में कहा कि दलालों से सावधान रहें और सीधे डॉक्टरों से संपर्क करें। साथ ही सीएमओ ने HIV को लेकर डॉक्टरों की मीटिंग भी की। लेकिन मेन पर्पस ये था कि उनको थोड़ा सा कम्युनिकेशन बताना था, चीज़ें कि कैसे सुधार किया जा सकता है, चीज़ों को, अपनी सेवाओं को कैसे सुधार किया जा सकता है। जैसे आज बच्चों का वो दिन है, तो उसमें जिस तरह से कैसे हम लोग पेशेंट्स में अपना फेथ बनाएं, मेन पर्पस ये था कि डॉक्टर्स का कम्युनिकेशन मरीज के साथ अच्छा होना चाहिए। वो हमेशा डॉक्टर से कांटेक्ट करें, ना कि बिचौलियों से बात करें, जिससे कि प्राइवेट में जो डिलीवरीज हो रही हैं वो कम हो और सब लोग अस्पताल में आएँ और अस्पताल में अपनी फ्री में सेवा लें। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कुछ खास। रायबरेली में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करने पहुंचे अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार रायबरेली में शिक्षक की भूमिका में नजर आए। यहां अधिकारियों के साथ बैठक के लिए मुख्यालय पहुंचने से पहले उनका काफिला रास्ते में एक प्राथमिक स्कूल पर रुक गया, जहां कंपोजिट विद्यालय में वो सीधे क्लासरूम में पहुंचे और एक शिक्षक की तरह सवाल जवाब करने लगे। प्रशासनिक अमले को देखकर सहमे बच्चे मुख्य सचिव के व्यवहार से सामान्य हुए तो उनके हर सवाल का जवाब भी दिया। यह है कि जो जन शिकायत की सुनवाई हो रही है, मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता पे है कि जन शिकायत निस्तारण के जितने भी प्रकरण आते हैं उनकी संतुष्टिजनक सुनवाई हो, पब्लिक को उसका लाभ मिले तुरंत और समय से उसका निस्तारण हो। वो मैंने जब रिव्यू किया तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट में 5th रैंकिंग में है। इनका निस्तारण की सैम्पलिंग अच्छी है। मैंने कुछ जा करके जो इनके जन निस्तारण डेस्क थे वहाँ पे भी देखा, एक आध एप्लीकेशन निकलवा करके भी देखा। जैसे एक एप्लीकेशन में ये था कि उनके घर में किसी व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम छूट गया था, उसे इन्होंने चढ़ा लिया है। तो इनके जन शिकायत निस्तारण की प्रगति ठीक है। कुछ जगह पे जहाँ पे कि इनको शासन स्तर से मदद की ज़रूरत है, जैसे जनपद में कई। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज से स्कूल चले हम अभियान शुरू किया जा रहा है। शाजापुर के गुलाना में सीएम राइज स्कूल बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि आज स्कूल के बच्चे अपने मामा से प्रत्यक्ष और वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने नीमावर घटना पर भी दुख जाहिर किया है। आप भी सुने। स्कूल चले हम अभियान प्रारंभ हो रहा है। एक सीएम राइज स्कूल अब बनकर तैयार हो गया है शाजापुर के गुलाना में। यहाँ से मैं सीधे वहाँ जा रहा हूँ। अभी बादल इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन कार्यक्रम महत्वपूर्ण है और सारे स्कूल के बच्चे आज अपने मामा से जुड़ेंगे। हर एक गांव में, स्कूलों में हमारे आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण वो सब जाएंगे। और मैं समाज से भी अपील करता हूँ कि हर बच्चा स्कूल जाए। बड़वानी से क्या आशीर्वाद आपका जा रहा है? इसका प्रयास सब करें, कोई बच्चा बिना पढ़े लिखे ना रहे। अपने बेटों को, बेटियों को, भांजे भांजियों को पढ़ाई लिखाई में हर सुविधा प्रदान करने का काम हम कर रहे हैं। बस हम सब ये प्रण लें कि कोई बच्चा स्कूल के बाहर ना रहे। मैं एक अपील और करना चाहता हूँ कि जो स्कूल में पढ़े हैं हमारे मंत्री, सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, समाजसेवी, व्यापारी, बहुत दुखद घटना हुई। हमारे टीआई श्री राजाराम बासकले, जो बड़वानी जिले के ही कोइडिया राजपुर के निवासी थे, अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए वो एक शव को निकालने नदी में कूदे थे, लेकिन दुर्भाग्य से भंवर में फंस गए और हमारे बीच नहीं रहे। वो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे
और अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए ही उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उनकी पत्नी, 2 बच्चे, 4 साल का बेटा और एक 2 महीने की बेटी है। अब वो मेरा परिवार है। हमारे ऐसे बहादुर साथी राजा राम के चरणों में मैं श्रद्धा की सुमन अर्पित करता हूं और अपनी कर्तव्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बलिदान दिया। उनका परिवार, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट की जाएगी। मध्य प्रदेश के विदिशा में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। यहां भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई थी। बता दें कि रानी कमलापति स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुई वंदे भारत की ट्रेन में विदिशा के पास बैटरी बॉक्स में अचानक आग लग गई थी। हालांकि समय रहते रेलवे ने आग पर काबू पा लिया था। घटना में कोई भी रेल यात्री बता दें कि हताहत नहीं हुआ है। इस मामले पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। जाना था, इसके लिए आप देखो इन्होंने पूरा विधानसभा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। 5 दिन चल रहा था सत्र, इनके दुबई जाने के टिकट हो गए थे तो विधानसभा ही नहीं चलने दी, जनहित के विषय नहीं उठने दी। विधानसभा के बिजनेस से ज्यादा इनको खुद के बिजनेस की चिंता थी और खुद के बिजनेस करने के लिए पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और माननीय कमलनाथ जी दुबई चले गए। मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। बैटरी बॉक्स में मैंने डीआरएम साहब से बात की थी। बैटरी बॉक्स में उसके में आग लगी थी। बिना के पहले उसे रोक के आग बुझा ली गई थी। सभी कुशल सुरक्षित है और उसको रवाना करके भी बीना पे ले जाके एक बार और जांच कर रहे हैं। इन्होंने कभी उनका सम्मान रखा ही नहीं। आप देख लें, सुखपाल सिंह जी सोलंकी का सम्मान रखा क्या, माननीय बुआ जी जमुना देवी जी का रखा क्या, दलवीर सिंह जी का रखा क्या, अभी उमंग सिंगार का रख रहे हैं क्या, ये कभी नहीं रखते। और आदिवासी भाई अच्छी तरह से पूरे प्रदेश में जानते हैं कांग्रेस की इस मानसिकता को। आदिवासी आप देखिए किस तरह का जवाब देंगे अगर निकाली तो। वैसे तो जितनी यात्राएं निकली हैं आपको कहीं दिख ही नहीं रही होंगी। ये विषय संज्ञान में आया है और कुछ समय से चलने वाला विषय था। ये इलियास नाम के व्यक्ति के साथ में ये लड़की रहती थी और इसके जो बच्चा था वो जैन परिवार का था। जांच के बाद में फिर 467, 468, 420 और धर्म स्वातंत्र विधेयक के तहत कार्रवाई करके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।